हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। ये सिद्धांत अमेरिकन समाजशास्त्री ऑबर्न का है। अमेरिकन समाजशास्त्री ऑबर्न यानी WF ऑबर्न ने संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन के संबंध को स्पष्ट करते हुए सर्वप्रथम सन 1922 में अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़ेपन का या पिछड़न के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसीलिए इस सिद्धांत को थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग कहा जाता है। अंग्रेजी के लैग का अर्थ लंघाना अथवा एक वस्तु का दूसरे से पीछे रह जाना है। ऑबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया है। ऑबर्न ने संस्कृति को दो वर्गों में विभाजित किया है, जैसे कि वास्तव में है ही भौतिक एवं अभौतिक, मेटेरियल तथा नॉन मेटेरियल। जब संस्कृति के भौतिक पक्ष की तुलना में अभौतिक पक्ष पीछे रह जाता है, तब संपूर्ण संस्कृति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। असंतुलन की इसी स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना अथवा सांस्कृतिक पिछड़न कहते हैं। ऑबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना को स्पष्ट करते हुए कुछ शब्द परिभाषित किए हैं जो इस प्रकार से हैं। इन्होंने कहा है, आधुनिक संस्कृति के भिन्न भिन्न भागों में समान गति से परिवर्तन नहीं होता है। कुछ अंगों में दूसरे अंगों की अपेक्षा परिवर्तन अधिक तीव्र गति से होता है, किंतु संस्कृति एक व्यवस्था है जिसके अंगों में पारस्परिक संबंध तथा अंतर निर्भरता होती है। संस्कृति की ये व्यवस्था तभी बनी रह सकती है जब इसके एक भाग में तीव्र गति से परिवर्तन होने से दूसरे भागों में भी समान गति से परिवर्तन हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब इनके एक भाग में तीव्र गति से परिवर्तन होता है और दूसरे में नहीं होता है, तब असंतुलन हो जाता है। वास्तव में होता यह है कि जब संस्कृति का एक भाग किसी आविष्कार के प्रभाव से बदलता है, तो उससे संबंधित या उस पर निर्भर भाग में भी परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन उस तीव्र गति से न होकर मंद गति से होता है, जिससे संस्कृति का एक भाग पिछड़ जाता है। यह पिछड़ाव कई वर्षों तक रह सकता है, जिससे संस्कृति में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है या हो जाती है। संस्कृति के दो परस्पर संबंधित तथा अंतर्निर्भर भागों में परिवर्तन में ये पिछड़पन सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। ऑबर्न ने इस संबंध में कहा है कि जब कभी भी हम विलंबना शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि कोई वस्तु आगे बढ़ने में विलंब कर रही है। संस्कृति के इन दो परस्पर संबंधित भागों पर जब असमान गति से अपरिवर्तित होने के कारण तनाव पड़ता है, तो हम इसे उसकी विलंबना कहते हैं, जो धीमी गति से परिवर्तित हो रहा है। वैसे भी विलंब शब्द का अर्थ है देर करना, क्योंकि ये दूसरे से पीछे रह जाता है। सांस्कृतिक विलंबना को स्पष्ट करते हुए फेयरचाइल्ड लिखते हैं कि संस्कृति के अंतर संबंधित अथवा अन्योन्या से दो भागों के परिवर्तन की गति में समकालीनता के अभाव को सांस्कृतिक पिछड़पन कहा जाएगा, जिससे संस्कृति में अव्यवस्था या सुसमायोजन उत्पन्न हो जाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक पिछड़ापन या सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। ये दशा संस्कृति में असंतुलन की दशा है। इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए सामंजस्य या अनुकूलन का प्रयत्न किया जाता है। इस दौरान समाज में परिवर्तन होते हैं। सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति उत्पन्न होने पर समाज का स्वरूप कैसा हो जाता है, इसे स्पष्ट करते हुए
लेमले ने कहा है, सांस्कृतिक विलंबना ऐसी दशा प्रस्तुत करती है जिसमें बहुत सारे पैदल चलने वाले व्यक्ति या एक पूरी रेजिमेंट कदम मिलाकर न चल रही हो। दूसरे उदाहरण के रूप में उस वाद्य यंत्र का उल्लेख किया जा सकता है जिसमें एक साथ ही कुछ कलाकार को इसी वर्ड कहने का मतलब है इसी वर्ड का संगीत बजा रहे हो और कुछ प्राचीन काल का और कुछ कलाकार आधुनिक युग का संगीत बजा रहे हैं। जिस प्रकार ऐसी स्थिति में संगीत के व्यवस्थित क्रम की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति में भी संस्कृति का रूप बहुत अव्यवस्थित एवं भ्रमपूर्ण हो जाता है। सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत को भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है। भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत हजारों भौतिक वस्तुओं जैसे कि वायुयान, रेडियो, टेलीविजन, पंखा, कूलर, फ्रिज, घड़ी, फर्नीचर, बर्तन, वस्त्र, रेल आदि आते हैं। जबकि अभौतिक संस्कृति में धर्म, कला, दर्शन, विज्ञान, विश्वास, कानून, साहित्य आदि आते हैं। अवगुण की मान्यता है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों ही संस्कृतियों में बहुत कुछ विकास हुआ है। उनका मत है कि अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति तीव्र गति से बदलती है। पिछले कुछ वर्षों में आविष्कारों के कारण भौतिक संस्कृति में बहुत परिवर्तन हुए हैं। इस कारण भौतिक संस्कृति आगे बढ़ गई और उससे संबंधित और उस पर निर्भर अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति मंद रही, धीमी रही। इस स्थिति में या इस स्थिति को ही अवगुण सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। भारतवासियों ने आधुनिक सभ्यता जैसे कि फ्रिज, टेलीविजन, मोटर, रेल, टेलीफोन आदि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, परंतु परंपराओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों में उनके अनुरूप परिवर्तन नहीं किया गया। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन होने में पर्याप्त समय लगता है। ये समय कितना लगेगा और अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से कितना बिछड़ जाएगी, ये अभौतिक संस्कृति की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये पिछड़ापन कई वर्षों तक भी रह सकता है। जिस संस्कृति में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि हम भारत में देख रहे हैं कि सभी कुछ भौतिक संस्कृति की वस्तुओं को प्रत्येक व्यक्ति अपनाता है, लेकिन अपनी प्रथाओं को नहीं छोड़ता है। जैसे एक विवाह प्रथा को ही ले लीजिए, तलाक की व्यवस्था को ही ले लीजिए, कितना संघर्ष करने के बाद भी व्यक्ति नहीं मान रहे हैं और उन प्रथाओं को नहीं छोड़ रहे हैं। तो यही है कि अभौतिक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है और बहुत समय भी लगता है। इसी कारण से संस्कृति में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। अब हम देखेंगे सांस्कृतिक विलंबना के कारण कॉजेज ऑफ कल्चरल लैग। इस संदर्भ में ये प्रश्न उठता है कि सांस्कृतिक विलंबना क्यों उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों है कि संस्कृति का भौतिक पक्ष तीव्रता से परिवर्तित हो जाता है, किंतु अभौतिक पक्ष मंद गति से या बिल्कुल ही परिवर्तित नहीं होता। और वह भी सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख किया है। और इसका अर्थ जैसे कि हमारा ये सब्जेक्ट ही है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ, स्वयं पर भी इस संस्कृति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आत्म को बनाने में संस्कृति अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जो कि सांस्कृतिक विलंबना के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें व्यक्ति की रूढ़िवादिता, पर्सनल कंजर्वेशन। प्रत्येक समाज में लोगों का परंपराओं एवं रूढ़ियों के प्रति लगाव पाया जाता है। अभौतिक संस्कृति की वैसे भी एक सामान्य विशेषता ये है कि जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, इसमें अनेक रूढ़िवादी तत्वों का समावेश हो जाता है। प्रत्येक समाज के लोग भौतिक वस्तुओं को शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु वर्षों से चली आ रही परंपराओं, प्रधानों, विश्वासों, रीति रिवाजों, मूल्यों एवं आदर्शों में नवीन परिवर्तनों को बहुत कम ही स्वीकार करते हैं। जैसे कि एक रूढ़ी मान लीजिए कि बिल्ली रास्ता काट जाती है, सब लोग अब घर में वापस चले जाते हैं और कुछ खा पी कर बैठ कर फिर दोबारा से निकलते हैं कि हमारा काम बिगड़ जाएगा। ये क्या है? एक रूढ़ी है। यहाँ तक कि किसी पेशेंट को दिखाने जा रहे हैं या खुद बीमार हैं और दवा लेने जा रहे हैं और बिल्ली आगे से निकल गई तो घर वापस चले जाएंगे, चाहे हालत कितनी भी बिगड़ रही हो। तो ये रूढ़ी है और इसको मन से मानते हैं। इसको छोड़ने में काफ़ी दिक्कत आती है। ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर के उठने का टाइम हो जाता है, घर में वापस चले जाते हैं और दोबारा से निकलते हैं और देखते हैं अगर देर हो गई तो डॉक्टर भी अपने टाइम पर उठ जाता है।
इस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस रूढ़ी को नहीं छोड़ना चाहते। एक ही स्थान पर स्थायी रूप से रहने वाला समूह उन लोगों की तुलना में अधिक रूढ़िवादी होता है जो स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संस्थाओं द्वारा परिवर्तन का विरोध, अपोजिशन टू चेंज बाय इंस्टीट्यूशंस। मेरिल का मत है कि कई बार सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी नवीन परिवर्तनों का विरोध किया जाता है। समाज में प्रचलित एक स्थापित संस्थाएं प्राचीन सामाजिक मूल्य एवं परंपराओं पर आधारित होती हैं, अतः वे नवीन प्रौद्योगिकी विकास का विरोध करती हैं जो कि सांस्कृतिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे परिवर्तन के प्रति विचारों में भिन्नता, डिफरेंसेस इन व्यू पर चेंज। समाज में परिवर्तन के प्रति विभिन्न लोगों की धारणा में भी अंतर पाया जाता है। कुछ व्यक्ति परिवर्तनों का उत्साहपूर्वक स्वागत करते हैं, कुछ उनके प्रति उदासीन होते हैं तो कुछ उनका विरोध करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संस्कृति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि कुछ प्रथाएं ऐसी होती हैं जो कि आज के जो जनरेशन है उसका विरोध करना चाहती है, लेकिन जो पहले से बड़े बुजुर्ग होते हैं उसका विरोध करते हैं कि तुम इसको क्यों छोड़ रहे हो, ऐसा करने से तुम्हें पाप लगेगा अथवा अनर्थ हो जाएगा। इस कारण से एक तरह से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अतीत के प्रति निष्ठा, एलिजेंस टू द पास्ट। इसके अंतर्गत भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति में मंद गति से परिवर्तन का कारण लोगों की अतीत के विचारों एवं परंपराओं के प्रति निष्ठा भी है जो बीत चुका है, उन विचारों को मानना और परंपराओं के प्रति निष्ठा। अभौतिक संस्कृति में परंपरागत विचारों एवं विश्वासों का समावेश होता है क्योंकि ये हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित किए गए हैं, इसलिए पूर्वजों की परंपरा को बनाए रखना व्यक्ति अपना नैतिक दायित्व समझता है। सदियों से प्रचलित होने के कारण उनमें पीढ़ियों का अनुभव जुड़ा होता है और समाज में उनकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी होती है। फलस्वरूप भौतिक संस्कृति में परिवर्तन होने पर जब लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी अभौतिक संस्कृति को भी बदलें, तो सामान्यतः ऐसा नहीं होता। भारत जैसे देश में नवीनता के स्थान पर अतीत के गौरव को बनाए रखना प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे नई वस्तुओं तथा विचारों के प्रति वह फियर ऑफ न्यू थिंग्स एंड आइडियाज। मानव की प्रवृत्ति होती है कि वह नवीनता को एकदम स्वीकार नहीं करता, उसे संदेह की दृष्टि से देखता है। नई भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करना फिर भी सरल है, किंतु अभौतिक नए विचार या विश्वासों को ग्रहण करने पर लोगों को इस बात का भय रहता है कि व्यवहार के पुराने ढंग को छोड़ने या फिर नए विश्वासों को ग्रहण करने से उनका कितना आयुष हो सकता है। जब तक समाज के प्रति या समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा नवीन विचारों विश्वासों का परीक्षण कर उनकी उपादेयता या उपयोगिता को सिद्ध नहीं कर दिया जा सकता तो सामान्य व्यक्ति परिवर्तनों एवं नवीनता के प्रति उपेक्षा ही बरतता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है निहित स्वार्थ। निहित स्वार्थों के कारण भी कई बार परिवर्तनों का विरोध किया जाता है। सामान्यतः भौतिक संस्कृति में परिवर्तन होने से विभिन्न वर्गों के स्वार्थों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत जब अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है तो इसमें अनेक लोगों के स्वार्थ प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की आशंका पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिए सामंतों ने भारत में प्रजातंत्र और पूंजीवादियों ने समाजवाद का विरोध अपने निहित स्वार्थों के लिए किया। जो व्यक्ति पुरानी ढंग की शिक्षा में पारंगत है वे कभी नहीं चाहते कि प्रौद्योगिकी में विकास हो जाने के साथ शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन कर दिया जाए। इसी प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी और उच्च पदों पर आसीन बुद्धिजीवी हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुनः मेहनत करनी पड़ेगी। स्वाभाविक है कि ऐसी दशा में संस्कृति का अभौतिक पक्ष संस्कृति के भौतिक पक्ष से पिछड़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नए विचारों की परीक्षा में कठिनाई। परंपरागत विचारों की उपयोगिता से समूह के सामने लोग पहले से ही परिचित होते हैं। दूसरी ओर हमारे पास कोई ऐसी कसौटी नहीं होती जिससे ये जाना जा सके कि नए विचार अथवा अभौतिक संस्कृति से संबंधित
दूसरे तत्व हमारे लिए किस सीमा तक उपयोगी हो सकते हैं। इसी कारण अभौतिक संस्कृति में शीघ्र ही कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से अवर्ण द्वारा दिया गया सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।